नमस्कार दोस्तों, आपने लोगों को कहते सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, एक मनमौजी आदमी है, या यूं कहें तो एक बहुत ही विचित्र प्राणी है। ये कब कहां पर क्या बोल जाए किसी को नहीं पता होता है। डोनाल्ड ट्रंप इस बार एक नारा देकर अमेरिका में चुनाव जीतते हैं। उस नारे का नाम था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों से ऐसा लगता है कि वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं बनाने वाले हैं, वो मेक अमेरिका जोक अगेन बनाने वाले हैं। पिछले 2 दिन से कनाडा में G7 ग्रुप की समिट हो रही है, बैठक हो रही है। कनाडा इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट दे डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें G7 ग्रुप का विस्तार करना होगा, एक्सपेंशन करना होगा। एक्चुअली पहले G7 की जगह G8 ग्रुप हुआ करता था। पहले रशिया भी G7 ग्रुप का पार्ट हुआ करता था, पहले इसको G8 बोला जाता था। लेकिन 2014 में रशिया ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर हमला कर दिया, उसको कैप्चर कर लिया 2014 में। तो फिर रशिया को G8 ग्रुप से बाहर कर दिया गया उस टाइम पे 2014 में, और फिर ये G7 ग्रुप रह गया और 2014 से G7 ग्रुप चलता आ रहा है। तो अब वापस से हमें रशिया को इसका पार्ट बनाना पड़ेगा, इसको G7 से G8 बनाना पड़ेगा। और इसके आगे जाकर एक लाइन और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दी कि G7 ग्रुप के रूप में हमें चाइना को भी शामिल करना पड़ेगा। रशिया को शामिल करके G8 बन जाएगा, और अगर हम चाइना को भी इसमें शामिल कर देते हैं तो फिर ये G9 हो जाएगा। एक बार ये स्टेटमेंट सुनो, वीडियो देखो, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आपको कहते हुए नजर आ रहे हैं। But we have a very talented group of people, and you do too, and I know they work together very well. I look forward to that. The G7 used to be the G8. Barack Obama and a person named Trudeau didn't want to have Russia in, and I would say that that was a mistake, because I think you wouldn't have a war right now if you had Russia in, and you wouldn't have a war right now if Trump were president 4 years ago, but it didn't work out that way. But it used to be the G8, and now it's, I guess, what's that, 9 years ago, 8 years ago, it switched over there. अच्छा, इस वीडियो में एक फनी बात और है। डोनाल्ड ट्रंप के जो बगल में खड़े हैं वो वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है मार्क कार्ने। मार्क कार्ने जस्टिन ट्रूडो की पार्टी से आते हैं, और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि 2014 में बराक ओबामा और ट्रूडो नाम के एक आदमी ने, वो जस्टिन ट्रूडो को कनाडा का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ट्रूडो नाम के आदमी ने और बराक ओबामा ने मिलकर रशिया को G8 ग्रुप से बाहर करवा दिया था और ये G7 ग्रुप रह गया था। तो फिर प्रश्न ये खड़ा होता है कि अगर रशिया को शामिल करके G8 ग्रुप बनने वाला है और चाइना को शामिल करके G9 ग्रुप बनने वाला है, वो चाइना जिसके ऊपर अमेरिका ने 200% तक टैरिफ लगा दिया था, तो भारत क्या इतने दिनों से भजिया तल रहा था? पिछले लगातार 4-5 साल से स्पेशल गेस्ट के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 ग्रुप में शिरकत करने जा रहे हैं, वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम इसके प्रबल दावेदार हैं, हम इसका मेंबर बनने के प्रबल दावेदार हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि ये लोग हमारी चक्री घुमा रहे हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा है। अमेरिका हमें स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका हमें बहला फुसला रहा है। अमेरिका का हमारे प्रति क्या सोच है, क्या दृष्टिकोण है, उसकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ हमें नजर आ रही है। तो देखते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर G7 समिट में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को पहले ही छोड़ के जा चुके हैं, और भी बहुत कुछ यहां पर देखने को मिलेगा हम लोगों को। आप सभी को पता है कि ये जो G7 नाम का ग्रुप है, इसकी 51वीं बैठक हो रही है, और इस बार जो मेजबानी कर रहा है, होस्ट कर रहा है, वो कनाडा इसको कर रहा है। कनाडा का जो काकानसाकिस जो शहर है उसके अंदर इसको होस्ट किया जा रहा है। 16 से लेकर 17 जून तक लगभग 2 दिन से चलती आ रही है। आप सभी को पता है कि G7 ग्रुप के मेंबर्स कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 7 मेंबर आपको पता है कि G7 ग्रुप के हैं। एक अनऑफिशियल या अनौपचारिक मेंबर भी है यूरोपियन यूनियन। देशों की बात करें तो 7 देश इसके क्या है, मेंबर है। इस बार स्पेशल गेस्ट के रूप में इन देशों को भी बुलाया गया है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और यूक्रेन को भी बुलाया गया है। पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने मन बना लिया कि चलो G7 समिट में शिरकत करने के लिए चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2014 में
2014 से पहले तक ये G7 नहीं G8 हुआ करता था। पहले रशिया भी इसका मेंबर हुआ करता था। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा रशिया भी इसका एक मेंबर हुआ करता था। पहले इसको G8 ग्रुप बोला जाता था। लेकिन 2014 में आपको पता होना चाहिए कि रशिया ने यूक्रेन का ये जो निचला शहर है, एक एरिया है क्रीमिया नाम का, क्रीमिया पर रशिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया 2014 में। और उस समय 2014 में रशिया को G8 ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। तो 2014 के बाद ये G7 ग्रुप बचा जाता है, हम सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ये जो स्टेटमेंट दिया है वो काफी विचित्र, काफी खतरनाक है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बोल कैसे सकते हैं? रशिया अभी भी आपको पता है कि यूक्रेन के कब्जाए हुए है, यूक्रेन के काफी शहर को, काफी एरिया को रशिया ने अभी भी दबा रखा है। पहले तो क्रीमिया पर हमला किया 2014 में, क्रीमिया को कैप्चर कर लिया और अभी भी यूक्रेन के लगभग 20% एरिया को आपको पता है कि रशिया ने कैप्चर कर रखा है, कब्जा कर रखा है। गलत तरीके से आप बोल सकते हैं, एक तरीके से, ठीक है। तो अभी भी रशिया को अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो डोनाल्ड ट्रंप, वो अमेरिका जिसका अमेरिका के साथ रशिया के साथ 36 का आंकड़ा है, उस देश के जो राष्ट्रपति है यानी डोनाल्ड ट्रंप है, वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें वापस से G7 को बढ़ा के G8 करना पड़ेगा, हमें वापस से रशिया को इसमें शामिल करना पड़ेगा। इससे आगे जाकर इन्होंने ये भी बोला कि हमें इसको G9 तक पहुंचाना होगा, हो सके तो चाइना को भी हमें इसका एक मेंबर बनाना पड़ेगा। वन ऑफ द मेंबर शुड बी चाइना ऑफ G7 ग्रुप। अब ये स्टेटमेंट बहुत भारी है और इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ये जो G7 की समिट है इसको थोड़ा टाइम से पहले ही छोड़ के चले जाते हैं। उसके ऊपर जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने थोड़ी सी चुटकी ले ली, ये थोड़ा सा व्यंग मार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए जल्दी गए हैं क्योंकि वो सीज फायर करवाएंगे, जाके इजराइल और ईरान के बीच में जाके सीज फायर करवाएंगे। वो स्वाभाविक सी बात है कि इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर की बातचीत चल रही है, लेकिन जो बोलने का तरीका है ना, वो बहुत ही इनका अंदाज अलग था कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए निकल लिए क्योंकि उनको इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर करवाना है, युद्ध विराम करवाना है। क्योंकि हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आए दिन यही होता कि उन्होंने ये दावा किया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम करवाया, सीज फायर करवाया, मैं रशिया और यूक्रेन के बीच में भी सीज फायर करवा दूंगा, मैं इजराइल और ईरान के बीच में भी सीज फायर करवा दूंगा, युद्ध विराम के लिए जाने जाता है, आए दिन वैसे स्टेटमेंट देते हैं। तो थोड़ा सा पर इमैनुअल मैक्रोन ने चुटकी ले ली एक तरीके से। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ट्वीट किया, है ना। जैसे इमैनुअल मैक्रोन ने स्टेटमेंट दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि देखो इमैनुअल मैक्रोन पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं, ये जो दुनिया भर में पब्लिसिटी हो रही है, मेरी जितनी पब्लिसिटी है उतनी इमैनुअल मैक्रोन की नहीं है। तो इमैनुअल मैक्रोन पूरी दुनिया में पब्लिसिटी को गेन करना चाहते हैं। इजराइल और ईरान के बीच में हम सीज फायर के ऊपर वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं इस वजह से ये जो G7 समिट है इसको छोड़ के नहीं गया था। इसको छोड़कर जाने के पीछे कुछ और रीजन है। सीज फायर हमें करवाना है इजराइल और ईरान के बीच में, उसके ऊपर सारी की सारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस वजह से मैं G7 समिट को बीच में छोड़कर नहीं गया था, मैं किसी और वजह से गया था, यह आपको पता होना चाहिए। और जो इमैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के राष्ट्रपति है, उनको डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते चुटकी लेने का। मेरे ऊपर उन्होंने एक तरीके से तंज मारा है। इमैनुअल मैक्रोन ऑलवेज गेट इट रॉन्ग। जब भी मैं कोई काम करता हूं, मैं भी कोई हरकत करने जाता हूं, तो इमैनुअल मैक्रोन इसको हमेशा गलत तरीके से पकड़ लेते हैं, गलत तरीके से देखते हैं। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी स्टेटमेंट दिया अभी अभी कि इजराइल और ईरान के बीच में ये जो लड़ाई चल रही है, वापस से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, इसका युद्ध विराम के बजाय मैं इसका रियल एंड करने वाला हूं। सीज फायर कोई इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हम सीज फायर के आगे बढ़ के हम इसका रियल एंड करेंगे। जो ईरान का न्यूक्लियर इश्यू है ना, ईरान जो न्यूक्लियर या परमाणु हथियारों के ऊपर काम कर रहा है, उसको ही कंप्लीटली एंड करवाएंगे, उसी का हम खात्मा करने वाले हैं। तो सीज फायर तो करवाना है, उसके आगे जाके हमें एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि ईरान का जो न्यूक्लियर इश्यू चल रहा है, परमाणु शक्ति बनाने की तैयारी कर रहा है, परमाणु संपन्न देश बनने की तैयारी कर रहा है, उसको हमें रियल तरीके से वास्तविक रूप से एंड करवाना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नहीं जाना चाहते थे। आपको पता है कि पिछले साल भारत और कनाडा के बीच में रिश्ते कितने खराब हो गए थे, निज्जर की हत्या को लेकर, पन्नू को लेकर। और आपको पता है कि हमने उसके डिप्लोमेट को बाहर निकाल दिया, कनाडा ने हमारे डिप्लोमेट को वहां से बाहर निकाल दिया। हमारे डिप्लोमेट का एम्बेसडर, राजदूत का नाम एक केस के अंदर कनाडा ले आया था। तो पिछले साल इतने ज्यादा रिश्ते खराब होने के नाते हमारी सरकार ने डिसीजन लिया था कभी कि हम कनाडा में जो अगले साल
पिछले साल जब ये इश्यू हो रहा था तो यानी 2024 चल रहा था, तो उस समय बोला गया था कि 2025 में यानी ये जो कनाडा में समिट होने वाली है G7 की, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में ये बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर शिरकत करने जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में भाग लेने के लिए स्पेशल गेस्ट के रूप में पहुंच चुके हैं। लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को छोड़कर जा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप से इनकी कोई मुलाकात नहीं हो पाएगी। हम प्रबल दावेदार है। यहां पर आपको दुनिया की जो टॉप इकोनॉमीज है वो दिखाई दे रही है। पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे जर्मनी, चौथे नंबर पे इंडिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, कनाडा, ब्राजील, रशिया। अरे रशिया तो 11 नंबर पे आ रहा है, रशिया तो 11वें नंबर पे आ रहा है इकोनॉमी के अंदर। इसके अलावा आप अगर और देखोगे तो इटली भी 8वें नंबर पर आ रहा है, कनाडा भी 9वें नंबर पर आ रहा है। तो G7 के अंदर तो ये जो टॉप 7 दुनिया की अर्थव्यवस्था वाले देश है ये आने चाहिए ना। G7 ग्रुप को ट्रेड या व्यापार के लिए बनाया गया था। इसमें दुनिया की टॉप इकोनॉमीज को शामिल किया जाएगा। जो भी टॉप 7 इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाएं होंगी तो दुनिया की टॉप इकोनॉमीज के अंदर तो ये देश आने चाहिए। इसमें इटली क्या कर रहा है, कनाडा क्या कर रहा है, रशिया क्या कर रहा है, और रशिया तो कह रहा है ही नहीं, इसको तो शामिल करने की बात चल रही है। तो हम इसके प्रबल दावेदार हैं। इसलिए फिर कहा जाता है कि ब्रिक्स का विस्तार करना क्यों जरूरी है। G7 ग्रुप के जो वेस्टर्न कंट्री है, पश्चिमी देश है, ये अपने हाथों की कठपुतली समझते हैं, इसको अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के चलाते हैं। इसलिए ब्रिक्स का विस्तार करना जरूरी है। ब्रिक्स में पहले 5 देश हुआ करते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसमें सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और UAE को भी शामिल कर लिया गया है। हमें G7 को टक्कर देने के लिए, फेस करने के लिए, काउंटर करने के लिए ब्रिक्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी वेस्टर्न कंट्रीज की अकल थोड़ी ठिकाने आने वाली है। और एक बात पे फिर प्रश्न खड़ा होता है, एक ग्रुप है RIC को बोला जाता है या इसको ट्रोइका भी बोला जाता है। RIC या ट्रोइका बोला जाता है, मतलब RIC का मतलब है रशिया, इंडिया एंड चाइना। 1990s के आसपास तीनों देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, RIC के नाम से इसको जाना जाता था। रशिया, इंडिया और चाइना ने ट्रेड या व्यापार को बढ़ावा देने के लिए फिर धीरे धीरे क्या हो गया, बिल्कुल डस्टबिन में चला गया, कचरे के डब्बे में चला गया, ज्यादा ध्यान दिया नहीं लोगों ने। और 2020 में जब गलवान वैली का इंसिडेंट भारत और चाइना के बीच में हो गया, इसको और ज्यादा ढीला छोड़ दिया गया। लेकिन अभी रशिया के जो विदेश मंत्री है ना, लावरेव, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमें वापस से इस RIC ग्रुप को जिंदा करने की जरूरत है, वापस से रिवाइव करने की जरूरत है। ये जो पूरी दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज का प्रभुत्व है, इसको हमें कम करने की जरूरत है। हम तीनों देशों को, जो कि दुनिया के टॉप स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज भी है, टॉप मिलिट्री वाले देश भी और पावरफुल कंट्रीज भी है, इनके अंदर पूरी की पूरी क्षमता है, इनके अंदर वो बैलेंस है कि ये पूरी दुनिया के वेस्टर्न कंट्रीज को एक तरफ धकेल सकते हैं। तो RIC को वापस से रिवाइव करने की जरूरत है, वापस से जिंदा करने की जरूरत है। पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो SCO समिट में नहीं जाने वाले थे। एक्चुअल में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होने वाली है, रक्षा मंत्रियों की बैठक होने वाली है, डिफेंस मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है चाइना के अंदर। तो पहले तो ये बोला गया था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन अभी फैसला लिया गया कि हम SCO समिट की जो बैठक हो रही है रक्षा मंत्रियों की, उसमें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाएंगे चाइना के अंदर, ये वेस्टर्न कंट्रीज को बताने के लिए कि तुम अगर ऐसी हरकत करोगे तो हम भी ऐसी हरकत पे उतर जाएंगे। हम ये जो तीनों देशों का ग्रुप है, रशिया, चाइना और भारत, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। हम अपने से ट्रेड व्यापार बढ़ाएंगे, व्यापार वाणिज्य को बढ़ाएंगे। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे प्रधानमंत्री को अगली बार से G7 ग्रुप की बैठक में नहीं जाना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं, बहला फुसला रहे हैं, स्वार्थ की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है, हमें चक्री की तरह घुमा रहे हैं, अपने तरीके से हमको यूज करते जा रहे हैं। हम प्रबल दावेदार है, हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब ये भी ताजा ताजा बने, आपको पता होना चाहिए। हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, हमारे अंदर वो क्षमता है। हम दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश है, हमारी इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ती जा रही है, हमारी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है, हमारा जो पूरी दुनिया में आप ये कह सकते हैं कि जो जियोपॉलिटिकल जो आपका बैलेंस होता है वो इतना स्ट्रांग है कि हम आराम से G7 ग्रुप का एक पार्ट बढ़ सकते हैं। लेकिन बजाय भारत का नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, ये बहुत गलत कर दिया। तो अब हमें ऐसे भाग भाग के आवारों की तरह, पागल लोगों की तरह G7 समिट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये क्लियर हो चुका है कि रशिया और चाइना यहां पर G7 ग्रुप का मेंबर बन सकता है, वो रशिया जिसने यूक्रेन को कैप्चर कर रखा है, वो चाइना जिसका अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है, उसके बजाय उन्होंने भारत के बजाय इन देशों को प्राथमिकता दी। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।